हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो एक हिस्ट्री का पार्ट है 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो एक तरह से आईसीएसई बोर्ड का भी पार्ट हो सकता है। सीबीएसई में शायद सुभाष चंद्र बोस हो क्या नहीं हो ये मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस, बोस लिखा है मैंने, सुभाष चंद्र बोस पूरा नाम ले सकते हैं। इनका एक नारा भी होता है, मुझे यू विल गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, मतलब तो मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी देता हूँ। मतलब इफ़ यू आर बलिदान इफ़ यू आर सेक्रीफाइसिंग फॉर योर मदर इंडिया, then your future will be generation, coming generation will get freedom. Okay, now then will also be prison. चलो फिर क्वेश्चन पहला है, when did Bose resign for the presidents of Congress? ओके, तो वो है अप्रैल 29 1939। ठीक है, तो उनने अप्रैल 29 1939 में रिज़ाइन कर लिया था। क्यों? नॉन वायलेंस की तरह शांति से काम लेना चाहिए। ठीक है, फिर उनने क्या करा, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इन मई 3 तारीख को, इतनी जल्दी ही बना ली, मई 3 1939 में। फिर ऑब्जेक्टिव क्या था फॉरवर्ड ब्लॉक का? इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्ट वाज द लिबरेशन ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ वर्कर, प्लीजेंट मतलब किसान, यूथ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये उनका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था। और ऑब्जेक्टिव उसके बाद भी थे, जब फ्रीडम मिल जाए। तो फ्रीडम मिलने के बाद ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन सोशलिस्ट लाइन, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम। तो चलो पहले का बता दे रहा हूँ, जो और एग्रीकल्चर की न्यू ज़मींदारी सिस्टम हट जाए। पहले वो तो सेकंड पार्ट है। ज़मींदारी सिस्टम आपको पता होगा, पहले क्या होता था ज़मींदारी सिस्टम में? ये होता है कि आपको ज़मीन देनी पड़ती है फीड ये सब लेने के लिए। ठीक है, तो ये ज़मींदारी सिस्टम हट जाए। ठीक है, पहले लोगों की ज़मीन हुआ करती थी, अगर उनके पास, तो वो लोगों से तो लोन में उन्हें ज़मीन देनी पड़ती थी। तो ये ज़मींदारी सिस्टम हट जाए। ठीक है, दूसरा ये है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में रीऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज़ हो। ठीक है, बस सोशलिस्ट लाइन में, मतलब सही तरीके से काम हो। सोशलिस्ट लाइन मतलब तनख्वाह सही से मिले। पहले क्या होता था, जो वर्कर काम करते थे 20-20 घंटे, बस उनकी तनख्वाह कम हुआ करती थी, वेजेस कम हुआ करते थे। ठीक है, तो वो एक सोशल वर्क नहीं है। ठीक है, तो अब पर कैपिटा, आपने सुना होगा पर कैपिटा, जितना काम उतना पैसा। बस ऐसा, बस अभी भी ऐसे ही होता है। रिक्शे वाले को, वो ज़्यादा मेहनत करता है, बस उसे पैसे ज़्यादा नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उतने के पैसे नहीं मिलते। बस हम कोई कुर्सी में बैठे बैठे करोड़ों कमाता है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस करता है डीलिंग अलग वे से, बस वो भी एक सोशल वर्क ही है। बस क्योंकि फिर रिक्शा वाला बनना, कहते हैं रिक्शे वाले मेहनत बहुत कर रहे हैं, हार्ड वर्क, बस गेटिंग वेजेस ओनली 10 रुपीज़। वो उनका रेट भी होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, चलो 2 पॉइंट बता दिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जो नए करेंसी आए, न्यू मनी का वे आए, और क्रेडिट भी न्यू मनी, मतलब लेन देन के लिए जो पैसे हो वो नए इस्तेमाल हो। ये मीनिंग ऑफ मोबाइलाइजेशन है। मैं आपको मोबाइलाइजेशन का मीनिंग बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलो फिर मैं पहले यहाँ चलता हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, उनने एक आर्मी भी बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब ट्रूप्स यहाँ पर का। तो उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? उनके ऑब्जेक्टिव थे टू ऑर्गेनाइज एन आर्म, ठीक है, आर्म रेवोल्यूशन टू फाइट विद ब्रिटिश विद मॉडर्न आर्म्स। ठीक है, ब्रिटिश के साथ वो लड़ाई कर सके मॉडर्न आर्म के साथ। तो लड़ाई करना ही था उनका मकसद पहला। टू ऑर्गेनाइज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया टू ऑर्डर टू मोबिलाइज ऑल द फोर्सेस। तो मोबिलाइजेशन का मतलब मैंने अभी लिखा था ना कि टूगेदर, सारी ट्रूप्स को एक साथ मिला देना, वही है फ्री इंडिया करने के लिए। ठीक है, फिर टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन
मैन पावर और मनी फॉर टोटल वॉर, ये सेकंड और थर्ड एक जैसा ही होता है, बस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की भी मदद ली जा रही है, और फ्री मूवमेंट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, जो फ्री इंडिया के लिए हो, मतलब अंडर क्या बोलते हैं ब्रिटिश के नीचे काम ना करे, बस उन गवर्नमेंट तो इंडिया के लोगों की भी होती है, सबकी एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वही टर्म है। और दूसरा टोटल मोबिलाइजेशन और इंडियन मैन और मनी फॉर टोटल वॉर। द मोटो ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस। ये तीन उनका मोटो था। यूनिटी, एक साथ, एकता में ही शक्ति होती है। फेथ, विश्वास रखो, और सेक्रीफाइस, बलिदान। चलो फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, बोर्ड ऑफ 10th स्टूडेंट, ठीक है। तो यह क्वेश्चन सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, बाहर रहता था बस। और ये भी है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ कैसे हुई अभी तक एक मिस्ट्री है, कुछ पता नहीं है उनके डेथ के बारे में। और ऐसे भी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस अभी तक जिंदा भी है, किसी को अभी तक पता नहीं है मिस्ट्री ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। बस माना गया था कि वो बर्मा में मरे थे, ठीक है। तो ये लिखा ही सेट अप इंडियन नेशनल इन यागोन एंड सिंगापुर, ठीक है। चलो दूसरा, ही गिव कॉल टू हिज सोल्जर, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, हिज बैटल क्राइज फॉर दिल्ली चलो जय हिंद। दिल्ली चलो और जय हिंद ये भी होता है। दूसरा, इंडियन नेशनल आर्मी एक्वायर इट्स फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी इन इंडिया व्हेन जापानीज हैंड ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड में आ रहे थे तो नेशनल इंडियन आर्मी ने ही हराया था जापानीज़ को। फिर चलो आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी हैं। इंडियन नेशनल आर्मी कैप्चर मोडोंग, थोड़ी थोड़ी ब्रिटिश को हराया था, मोडोंग को कैप्चर करा। दे कैप्चर्ड द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑफ पार्ट पोस्ट ऑफ क्लिंग, ये भी उन्हें इंडियन नेशनल आर्मी ने करा है। और ये इंडियन नेशनल तो सुभाष चंद्र के टाइम में जाता है कि सुभाष चंद्र बोस उनके लीडर थे और लीडर ने प्लान बनाए होंगे। फिर उसके आगे, इंडियन नेशनल आर्मी gave a tough fight to British forces in Assam Hill and succeeded in capture Kohima and Yukla, ठीक है। तो उनने कैप्चर कर लिया था कोहिमा, असम हिल में अच्छी लड़ाई करी, ठीक है। फिर आगे भी पढ़ते हैं। His greatest asset was the spirit of self-sacrifice. ये एक लाइन है कि जो स्पिरिट उनने लगाई, सेक्रीफाइस ऑफ मैन टू विन इंडिया, फ्रीडम ऑफ इंडिया, ठीक है। आज के लिए सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक इतना ही। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन यू कैन कमेंट मी।